हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम विजयनगर साम्राज्य का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रो बताया था, विजयनगर साम्राज्य का किस तरीके से इमरजेंस होता है, उनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर कृष्णदेव राय के बारे में बताया था, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, फिर वहाँ के बाजार, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके बाद के पोर्शन को पढ़ेंगे, और जो हमारा पहला पॉइंट है वो है रॉयल स्ट्रक्चर्स। अब जो रॉयल स्ट्रक्चर था वो मतलब एक ऐसा मतलब एरिया जहाँ पे मेनली राजा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम काज होते थे वो हुआ करता था। तो ये जो था वो नगर के साउथ वेस्टर्न पार्ट में, ये जो पूरा पोर्शन है वो नगर के जो कैपिटल सिटी था उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। और यहाँ पे लगभग 60 टेम्पल्स मिले हैं, और वहीं 30 बिल्डिंग्स ऐसे मिले हैं जिनका काम मेनली शायद पैलेस के रूप में या तो इस्तेमाल होते होंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रूप में उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इन दोनों जो टेम्पल था या जो ये सेकुलर बिल्डिंग्स थे, उनके बीच में जो एक मेजर डिफरेंस ये था कि जो टेम्पल्स थे वो मेनली पेरिसेबल मटेरियल के बने हुए थे। यानी ऐसे चीज़, मतलब आज के क्षेत्र में, अगर आज के लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते थे उससे बने हुए होते थे। और जो स्ट्रक्चर, जो रॉयल स्ट्रक्चर्स था वो जो मैसनरी जो प्रोडक्ट होते हैं उससे बने, जैसे ईंट, गारे, सीमेंट, इन सब चीज़ों के बने हुए होते थे। तो ये मेजर डिफरेंस था उन दोनों के बीच में। अब जो वहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग्स मिली हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको माना जाता है कि वो एक किंग्स पैलेस था। मतलब लेकिन अब मतलब ऐसा कुछ उस पर लिखा हुआ नहीं है, या फिर वहाँ पे इस तरह का कोई इंस्क्रिप्शन उसके अंदर नहीं मिला जिससे कि हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो किंग का जो भी रेजिडेंशियल मतलब बिल्डिंग रहा होगा। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उससे जो आइडिया मिलता है उसे, उसकी वजह से उसे किंग्स पैलेस कहा जाता है। और उसके बाद जो दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक स्ट्रक्चर मिला है उसको महानवमी डिब्बा कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर था वो महानवमी डिब्बा और दूसरा ऑडियंस हॉल, वो दो बहुत ही मतलब ये जो आपका रॉयल बिल्डिंग्स, जो रॉयल सेंटर था उसका दो इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हम बोल सकते हैं, एक महानवमी डिब्बा था, दूसरा ऑडियंस हॉल था। अब महानवमी डिब्बा के बारे में मतलब उसका जो स्ट्रक्चर था वो लगभग काफ़ी बड़ा, वो मतलब एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ है। और उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग 20 से जो 11,000 फीट का पूरा वो एरिया है, और जिसकी हाइट है वो 40 फीट के है। और ऐसा मतलब उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे एक मतलब सीढ़ी भी बनी हुई है, जिससे कि पता चलता है कि उसके ऊपर भी कोई स्ट्रक्चर रहा होगा। और ऊपर जब अगर स्ट्रक्चर रहा है तो फिर पिलर्स भी होंगे। तो ऐसा जो पिलर्स जो थे वो लकड़ियों के बने हुए थे। तो ये जो महानवमी डिब्बा के बारे में ये बात है। और इसका जो नाम, जैसे कि आप महानवमी से समझ रहे हैं कि शायद मतलब इस जो ये जो स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल दुर्गा पूजा के दौरान जो अष्टमी नवमी का जो सेरेमनी होता था वो शायद वो यहाँ पे आयोजित किया जाता था। क्योंकि एक हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक एनुअल सेरेमनी हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें कि जितने भी नायक थे, जो वो मतलब जो नायक यानी कि जो मिलिट्री सपोर्ट, जो जिनको एक तरीके के जमींदार जो थे, जो कि किंग को मिलिट्री सपोर्ट देते थे, वो इस दौरान आते थे कैपिटल सिटी में, और मतलब बड़े पैमाने पे उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। तो ये जो पूरा का पूरा एक सेरेमनी था जो शायद दुर्गा पूजा के दौरान होता होगा, नवमी के दौरान होता होगा। तो ये इसमें ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर है उस शायद यहीं पे होता होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा सेरेमनी होता है उस दौरान राजा या फिर रॉयल फैमिली के बाकी लोग जो थे वो जो भी मतलब उनके इष्ट देव थे उनकी पूजा अर्चना करते थे, और बड़े पैमाने पे बलि दी जाती थी। बफेलो की बलि दी जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स की बलि दी जाती थी। इसके बाद जो भी नायक आते थे उनको गिफ्ट दिया जाता था, नायक भी इनके लिए गिफ्ट लेके आता था। तो ये एक तरीके का बड़ा गेट टुगेदर था पूरे जो साम्राज्य के जो भी इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे या फिर जो एक कंट्रीब्यूटर्स होते थे इस साम्राज्य को खड़े करने में, इसको मैनेज करने में, जो एक मतलब जिनका कंट्रीब्यूशन था, उन सब का एक गेट टुगेदर का यह
पीरियड होता था। तो यहाँ वो मेनली यही महानवमी डिब्बा में होता था। लेकिन एक यहाँ पे एक और बात ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो इतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे कोई सेरेमनी यहाँ पे आयोजित की जा सके। लेकिन पता नहीं, शायद उस वक्त वहाँ पे और भी कुछ इस तरह का और भी एरिया होगा जहाँ पे लोग होते होंगे। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बचा हुआ, अभी जो एरिया हमें मिला है, वहाँ पे इस तरह का मतलब इतना बड़ा वो एरिया नहीं है कि हम बोलें कि इस तरह का कोई बहुत बड़ा एक ग्रैंड रॉयल सेरेमनी जो है वो आयोजित किया जा सके। तो ये महानवमी डिब्बा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और इस पे कोई ना कोई क्वेश्चंस तो होगा ही, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो 1 मार्कर हो या फिर लंबा क्वेश्चन हो। तो ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है उसको आप अच्छे से इसको पढ़िए। इसकी जो खूबियाँ हैं उनके मतलब इसका जो आकार प्रकार किस तरीके का है वो पढ़िए। उसके बाद इसके क्या इम्पोर्टेंस थे उसको पढ़िए, और जो पूरा का पूरा ये सेरेमनी था उसके बारे में ये इस पर एक क्वेश्चंस होना, मुझे लगता है कि इस पर एक क्वेश्चंस होना चाहिए। उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं और अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर्स, इसमें जो मेनली कहा गया इसमें अदर बिल्डिंग्स जो कौन कौन से थे, तो एक बिल्डिंग्स मिली है लोटस महल। मतलब ऐसा नहीं है कि उस वक्त इसको लोटस महल कहा जाता था, लेकिन इसका जो शेप है, इनका जो आकार है, उसकी वजह से जो ब्रिटिश रिसर्चर जो भी जिन्होंने भी इसके ऊपर अध्ययन किया, उन्होंने इसको लोटस महल का नाम दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि जो राजा थे वो अपने अधिकारियों से यहाँ पे बात किया करते होंगे, जो सलाहकार, जो उनके क्लोज एसोसिएट्स होंगे, जिनसे रोज़मर्रा के कामकाज में सलाह मशवरा करते होंगे। तो ये एक तरीके का इस बिल्डिंग का इस्तेमाल जो है वो इस काम के लिए किया जाता होगा। अब यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट नाम है वो है मैकेंजी का नाम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1 सजेशन फाउंड इन द मैप ड्रॉन बाय, मतलब इसका जो मैप जो ड्रॉ किया गया था वो मैकेंजी ने किया था। तो हो सकता है इससे भी एक MCQ या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकता है। मतलब इसी से जो मैप हमें मैकेंजी के जो मैप मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो है काउंसिल चैम्बर होगा जहाँ किंग्स अपने एडवाइजर्स के साथ मिलते होंगे। मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि 60 टेम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर टेम्पल जो है वो सेक्रेड प्लेस, मतलब ये तो रॉयल सेंटर था, इसके अलावा भी एक और सेंटर है सेक्रेड प्लेस, वहाँ पे मिले हैं। लेकिन यहाँ पे 60 टेम्पल्स यहाँ भी मिले हैं, जिसमें से कुछ टेम्पल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट है। उसमें से एक टेम्पल है हजारा राम टेम्पल, और यहाँ पे कोई हमें आइडल में नहीं मिला है कि वहाँ पे कोई मतलब जो आइडल का जो जगह है वो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन इसको हजारा राम टेम्पल कहा जाता है। और इसके दीवारों के ऊपर ना अच्छे से रामायण की पूरी एक जो कहानी को मतलब इंस्क्राइब किया गया है, मतलब इसके जो हजारा राम टेम्पल है उसके ऊपर, और बहुत अच्छी सी नक्काशी की गई है, अलग अलग जानवरों का वार सीन है यहाँ पे। तो जो रामायण से जुड़े मेनली जो सीन्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है जो रॉयल सेंटर में है। जो रॉयल सेंटर में जो मंदिरें मिले उनमें से एक इम्पॉर्टेंट मंदिर जो टेम्पल है वो ये है हजारा राम टेम्पल। अब यहाँ पे विजयनगर, आपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जब विजयनगर साम्राज्य पे जो आक्रमण हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य ख़त्म कर दिया गया था, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स को ख़त्म कर दिया गया था, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे जो काफ़ी सिग्निफिकेंट ऐसी बिल्डिंग्स थे जो बच भी गए थे, जिसको बाद आगे चलकर जो भी नायक डायनेस्टी आई उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, मतलब उसको बचाने की कोशिश की। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द सेक्रेड सेंटर। यह जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है, और यह हिली एरिया है, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यह जो एरिया है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। अब जो लोकल बिलीफ है उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जो हिल है जो यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पंपा देवी वहाँ पे जाकर, जो वहाँ की एक लोकल गॉडेस हैं, वो वहाँ पे उस पहाड़ी के ऊपर जाकर उन्होंने काफ़ी कठिन तपस्या की थी। जो विरूपाक्ष, जो कि इस किंगडम के, जो इस कैपिटल के सिटी के जो गार्जियन डेटी हैं, उनको खुश करने के लिए, मतलब उनको
मतलब उन्होंने तपस्या की ताकि वो खुश होकर उनसे शादी कर ले। और आज भी विरूपाक्ष और पंपा देवी के मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। एक बहुत ही बड़े स्तर पर एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कि पंपा देवी और विरूपाक्ष के मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। अब विरूपाक्ष और पंपा देवी को अगर हम नॉर्दर्न इंडिया मतलब एक इक्विवेलेंट देव गॉडेस या गॉड से हम वो करते हैं, तो विरूपाक्ष जो शिव का के एक फॉर्म माने जाते हैं और पंपा देवी जो पार्वती की फॉर्म माने जाते हैं। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि शिव और पार्वती के ही एक अलग रूप विरूपाक्ष और पंपा देवी थे। तो अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, जब हम डेक्कन में जाते हैं साउथ में, तो चाहे वो सदियों से मतलब चोल डायनेस्टी हो, पांडवा हो, चेरा, चालुक्य, जितने भी पूरे की पूरी डायनेस्टीज थी, उस समय से ही एक टेम्पल की एक परंपरा, एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था। मतलब एक भव्य टेम्पल का निर्माण किया जाता रहा, जिसको विजयनगर साम्राज्य के दौरान भी इसको कायम रखा गया। और इसमें और भी ऐड किया गया इसमें। और इसमें जो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो रॉयल फैमिली होती थी, जो मतलब जो किंग होता था, वो अपने आप को एक किसी न किसी देवी देवता के साथ एसोसिएट करता था। उनको उनका एक पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताया, और ये लगभग हर डायनेस्टी में ये चीज़ें रही हैं कि अपने आप को एक डिवाइन पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए किसी न किसी देवी देवता के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की गई। और जो विजयनगर साम्राज्य के जो किंग थे, वो विरूपाक्ष को उन्होंने के साथ अपने आप को जोड़ा। और जो रॉयल चार्टर्स निकलते थे, वो जो आदेश निकलते थे, वो उस पर नाम भी विरूपाक्ष का होता था। मतलब कि राजा जो आदेश दे रहा है वो राजा का आदेश नहीं बल्कि स्वयं भगवान का आदेश है, और उस पर विरूपाक्ष देवता का नाम लिखा होता था। तो कहीं ना कहीं जो डायनेस्टी जो होती थी, जो रूलर्स होते थे, उनका कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं होता था, क्योंकि वो एक नायक होते थे, एक मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, और फिर वो पावरफुल होते थे, और वो खुद को एक किंग के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे। तो जनता में कैसे उनके एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, इसके लिए वो खुद को एक डिवाइन पावर के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। और यही वजह है कि साउथ इंडिया के जितनी भी डायनेस्टी थी उस वक्त सबके अपने अपने एक डीटी होते थे, और सबका एक इष्ट देव होता था। और बड़े पैमाने पे अपने अपने इष्ट देव के लिए वो लोग बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे, जो कि कृष्णदेव जो मतलब विजयनगर साम्राज्य से पहले भी जितने भी साम्राज्य आए थे, तो ये परंपरा उसी टाइम से चलती आ रही थी, जिसे आगे चल के विजयनगर साम्राज्य में भी कायम रखा गया। और विजयनगर साम्राज्य के बाद बाकी जो भी डायनेस्टी आई, उन्होंने भी इसको कायम रखा आगे। तो ये सारी बातें आपकी हो गई। मतलब सोशल ये जो टेम्पल्स जो थे, वो एक रिलीजियस प्लेस सिर्फ नहीं था, वो एक कल्चरल सेंटर हुआ करता है, एक सोशल सेंटर होता है, एक ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी वो एक डेवलप किया जाता था। ये एक पावर सेंटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनके पास होता था। टेम्पल्स को ज़मीनें दी जाती थी, ज़मींदारी दी जाती, ताकि जिससे उनके मतलब जो डे टू डे का खर्चा हो या वो सब उससे निकले। एक देवदासी प्रथा हमने देखा है, आपने सुना ही होगा, वो जो साउथ इंडिया के मंदिरों में जो डांसर्स होते थे उनको देवदासी कहा जाता था। तो ये एक कल्चरल सेंटर भी हुआ करता था। उसके आसपास पूरा का पूरा कॉमर्स डेवलप होता था, मतलब अलग अलग जगहों से लोग आते थे मंदिर में दर्शन करने, तो वो एक ट्रेडिंग सेंटर भी हुआ करता था। तो जो साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स थे, वो एक टेम्पल ना रह के, एक रिलीजियस प्लेस ना रह के, वो एक बहुत ही बड़े लेवल का एक, उसको हम बोल सकते हैं, उसका एक काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के टेम्पल का होता था। तो ये रॉयल सेंटर से जुड़ी बातें हो गई। आगे हम गोपुरम और मंडप की बात करते हैं। तो जैसे कि टेम्पल की परंपरा तो काफ़ी सदियों से आ रही थी, लेकिन विजयनगर के टाइम में दो चीज़ों को ऐड किया गया इसमें, एक तो गोपुरम, दूसरा मंडप। अब गोपुरम क्या था, जो भव्य गेट होता था, मतलब जो भी टेम्पल्स होते थे उनको और बड़ा करने की एक प्रथा शुरू हुई। तो एक भव्य गोपुरम का निर्माण किया गया। जो एक मेन एंट्रेंस होता था उसका जो एक मतलब पूरा गेट है, जो भव्य गेट है, उसको गोपुरम कहा जाता था। अभी मतलब ये जो इतना मतलब इसके डिज़ाइंस इतने खूबसूरत होते थे, इसका निर्माण इतने कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होते थे, या फिर जो उसका भव्यता थी
वो एक मतलब वो दिखाता था कि वो जितना भव्य है, वो मतलब कि साम्राज्य उतना ही भव्य है, उतना ही शक्तिशाली है। दूर से ही वो जो गोपुरम है वो दूर से ही लोगों को दिखता था। तो वो साम्राज्य की भव्यता, साम्राज्य की जो विशालता थी उसको दर्शाता था। इसके अलावा मंडप जो था, जो मेन श्राइन होता था, जो गर्भगृह होता था, उसके पास ही एक बहुत बड़ा सा ऑडियंस हॉल बनाया जाता था, जहाँ पे अलग अलग तरह की कल्चरल एक्टिविटी की जाती थी, जिसको मंडप कहा जाता था। तो ये एक दो जो फीचर्स है वो विजयनगर साम्राज्य के सामने के दौरान वहाँ पे ऐड किया गया। अब यहाँ पे एक विट्ठल टेम्पल की चर्चा की गई है। विट्ठल टेम्पल के जो मुख्य देवता थे वो विट्ठल देवता थे, और विट्ठल देवता जो विष्णु के ही एक रूप माने जाते हैं, लेकिन मेनली इनके जो मतलब मेनली जो रीजन है जहाँ पे विट्ठल देवता की पूजा होती है वो महाराष्ट्र है। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के टाइम में भी एक विट्ठल टेम्पल का निर्माण किया गया। वो ये एक डिफरेंट तरीके का इसमें जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, जो एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया कि एक चैरियट मतलब जो रथ के आकार का ये पूरा जो मंदिर था वो रथ के आकार का था। बहुत सारे इसमें हॉल बने हुए थे, जो गलियां बनी हुई थी उसमें पत्थर के पिलर्स बने हुए थे, जहाँ पे दोनों ही तरफ व्यापारी अपना दुकान खोले हुए थे। तो ये एक अलग ही तरह का, अलग ही कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही भव्य रूप टेम्पल का निर्माण किया गया। और इसके बाद विजयनगर के बाद जो आपका नायक डायनेस्टी आई, उन्होंने भी इस ट्रेडिशन को आगे कायम रखा और बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया। तो ये सारी जो आपकी मेनली टेम्पल से रिलेटेड चीज़ें हुई। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको जैसे कि पीछे मैंने बताया आपको, महानवमी डिब्बा हो गया आपका, इसके अलावा पंपा देवी हो गए, विरूपाक्ष हो गए, गार्जियन डेटी कौन थे तो विरूपाक्ष हो सकता है, पूछा जा सकता है। फिर जो मंडप होते थे उसका इस्तेमाल सोशल जो जैसे कि देवी देवताओं की जो मैरिज सेरेमनी होती थी, जैसे पंपा देवी विरूपाक्ष का मैरिज सेरेमनी हुआ तो उस दौरान डेटी को उस मंडप मतलब वहाँ पे उस हॉल में रखा जाता था और कल्चरल एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक का आयोजन किया जाता था। डिफरेंट तरह के सोशल गैदरिंग्स वहाँ पे होते थे। फिर विरूपाक्ष जो विट्ठल टेम्पल की बात की गई, वो उसके बारे में आपको अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है प्लॉटिंग पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार। आज हमारे पास इस पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि आज मतलब हमारे पास काफ़ी इनफ इंफॉर्मेशन है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। या तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर अभी अवेलेबल हैं, जो उनके पूरी सिटी का पूरा प्लान है, बिल्डिंग्स का पूरा प्लान है। तो ये सब कैसे आज मतलब कैसे इस सब चीज़ों को तैयार किया गया। तो इनिशियली हम देखते हैं मैकेंजी ने एक पूरा का पूरा मैप तैयार किया था। जब विजयनगर साम्राज्य की खोज की गई तो मैकेंजी उन्होंने पूरा का पूरा उस एक एक चीज़ का उन्होंने मैप तैयार किया। फिर किस तरीके से उन्होंने मैप तैयार किया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जो कि ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो इस वीडियो में मैं इसको बताने लगूँगी तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो दिया गया, जो एक मैप दिया गया है, उसको आप अच्छे से देखिए और ख़ुद से उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि किस तरीके से विजयनगर साम्राज्य का पूरे के पूरे जो धरोहर थे, जो पूरा का पूरा इतिहास है, उसको रिक्रिएट किया गया, उसको खोजा गया, फिर उसको बचाया गया। मैकेंजी ने इस काम को शुरू किया और आगे भी इसको कायम रखा गया। जो रिसर्चर्स हुए, जो स्कॉलर्स हुए, जो गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी थे, उन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया। कर्नाटक की जो स्टेट की जो डिपार्टमेंट थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया और इसको प्रिजर्व किया। उसके बाद 1976 में हम्पी को रिकॉग्नाइज एज अ साइट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का साइट घोषित किया गया। 1976 में हम्पी को एक नेशनल इंटरेस्ट का साइट घोषित कर दिया गया। फिर 1980s में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और जो भी चीज़ें बची हुई थी उनको डॉक्यूमेंट्स करने की कोशिश की गई। अलग अलग तरह के टेक्निक के, अलग अलग तरह के साइंस को इस्तेमाल किया गया और उस पूरे एरिया के हिस्ट्री को तैयार करने की कोशिश की, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करने का प्रयास किया गया। तो जो भी विजयनगर साम्राज्य के कॉन्टेक्स्ट में जो भी काम हुआ वो काफ़ी अच्छा काम हुआ और वो स्टार्टिंग से ही, क्यों जो काम मैकेंजी ने स्टार्ट किया उसको आगे चल के बाकी सारे स्कॉलर्स ने उसको कायम रखा। तो इसमें काफ़ी अच्छे और मैप को किस तरीके से तैयार किया गया, ये कैसे एक पूरा मतलब ब्लॉक लेवल पे उसको बांटा गया, बिल्डिंग्स को, फिर एरिया को, तो वो पूरा बहुत ही अच्छा एक ये पूरा प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम
इसमें कुछ कुछ नाम हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उसको आप अभी मार्क कर लीजिए। वर्थ रिमेम्बरिंग द समथिंग, जॉन एफ फ्रीज, जॉर्ज मिशेल, एम.एस. नागराज राव, मतलब जिन्होंने इस पूरे साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए बरसों तक इन लोगों ने काम किया है। मतलब जो भी स्ट्रक्चर हमें मिले हैं, तो जो आज के डेट में जो अभी तक बचे हुए हैं वो पत्थर से बने हुए जो भी स्ट्रक्चर थे वो बचे हुए हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर लकड़ियों के बने हुए थे, जैसे पिलर्स लकड़ी के बने हुए थे, या फिर हो सकता है जो सेकेंड फ्लोर है वो लकड़ियों का बना हुआ, तो वो सारे ख़त्म हो गए। तो उनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें जो पत्थरों के बने हुए स्ट्रक्चर थे वो आज हैं, और उसके हिसाब से जो इंस्क्रिप्शंस मिला, या फिर जो ट्रेवलॉग था, या फिर जो मंदिरों के ऊपर जो लिखे, उनके पास जो भी जो दान पत्र मंदिरों को दिए गए थे, उन सब के हिसाब से इस पूरे इतिहास को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी आपकी विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स थे। हालांकि जो चैप्टर है वो थोड़ा सा मुश्किल है और इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, तो आपको 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और इस वीडियो को भी आप 2-3 बार देखिए। और फिर हम जब CUET के लिए जब हम MCQ की तैयारी करेंगे तो और भी डिटेल में हम इसके एक एक पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। मतलब उसमें क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने आपको मेनली कहानियाँ बताई। अब जो CUET के हिसाब से, जो MCQ के हिसाब से जब हमारा वीडियो बनेगा तो उसमें हम मेन पॉइंट्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन चैप्टर को ओवरऑल समझने के लिए, जो कि आपको बड़े क्वेश्चंस को लिखने में जो आपको हेल्प करेगा, वो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आता होगा। अगर कहीं पे वीडियो में कमी रहती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके ये वीडियो तैयार होता है। तो अगर आपका फीडबैक मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी ईजी होगा कि मैं इसको और भी बेहतर कर पाऊँ। तो ज़रूर अपना कमेंट लिखिए, अपना व्यूज़ लिखिए, ताकि मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय।